Good morning to all. Today I will discuss about the pneumonia. It means कि what are the definition of the pneumonia, what are the pathophysiology of pneumonia and what are the management of pneumonia. आज हम निमोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे which is taken from the subject medical surgical nursing 1 and the unit is respiratory disorders. So what are the pneumonia and what are the definition of the pneumonia? The pneumonia is defined as it is a condition of infection of air sac may fill with fluid or pus known as pneumonia. It is also defined as it is a condition of the lung and lung infections which is caused by the bacterial and viral infections. अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो सिंपल वर्ड में इसको इन्फेक्शन ऑफ द एयर सैक में फिल विथ फ्लूइड और पस. इट मीन्स कि एयर सैक में इन्फेक्शन होना या फिर इनको लंग पैरेन्काइमा भी बोलते हैं. तो लंग पैरेन्काइमा या फिर एयर सैक में जो हमारा इन्फेक्शंस हो जाता है तो उस इन्फेक्शन के साथ साथ में ये जो सैक्स होते हैं तो ये हमारे फ्लूइड के साथ या फिर पस के साथ फिल भी हो सकते हैं. तो ऐसी कंडीशंस जो हमारी होती है वो निमोनिया कहलाती है. नेक्स्ट हम इसके अगर कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव एजेंट्स इसके बैक्टीरियाज भी होते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और इरिटेटिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं. और कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, इसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे. अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, इन्फेक्टियस निमोनिया में बी ड्यू टू द वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कैन बी कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोक्रोमियल. इट मीन्स कि जो हमारा निमोनिया का जो इन्फेक्शंस होता है तो वो वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है और ये कम्युनिटी बेस्ड भी हो सकता है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है जिसको नोजोक्रोमियल निमोनिया बोलते हैं. A patient can inhale bacteria, viruses, parasites or irritating agents or a patient can aspirate liquid or fluids. It means कि जो पेशेंट्स होता है ना वो हमारे बैक्टीरिया को इनहेल कर जाता है जब, या फिर वायरस को या फिर पैरासाइट को या फिर इरिटेटिंग एजेंट्स होते हैं, तो जब इनको इनहेल कर जाता है तो उस समय पे क्या होता है, he or she can also develop increased mucus production and thickening alveolar fluid as a result of impaired gas exchange. जैसे ही इन चीज़ों को इनहेल कर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है और जो एल्वेलियोलर जो फ्लूइड होता है उसमें थिकनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा गैस एक्सचेंज होता है वो हमारा अल्टर्ड होने लगता है. देन आफ्टर क्या होता है, ऑल ऑफ दिस कैन लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर एयरवेज. जो कि हमारा ये जितने भी पॉजिटिव एजेंट मैंने बताया तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर एयरवे, यानी जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम को छोड़ करके जो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है जिसमें एल्वोलाई वगैरह इंक्लूड है, तो इनमें जो इन्फ्लामेशन जो लगातार हो जाता है उसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज होता है वो इम्पेयर्ड होने लगते हैं. ऑर्गेनिज्म कॉमनली एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शन इंक्लूड, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनमें से स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है. मेन जो पॉजिटिव एजेंट होता है यही होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है, माइकोप्लाज्मा निमोनी हो सकता है, लेजिनोलेना निमोनी हो सकता है, क्लेमाइडिया निमोनी हो सकता है एंड स्यूडोमोनास ऑर्गेनोसा. यानी ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से हमारा निमोनिया होने का चांसेस होता है. अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करेंगे तो प्रोग्नोसिस विल वेराई डिपेंड ऑन द पेशेंट एज, प्री एग्जिस्टिंग लंग डिसीज, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स. यानी जो प्रोग्नोसिस होगा पेशेंट का सही होने की जो प्रोसेस होगी वो डिपेंड करती है पेशेंट के एज पे और जो लंग्स का जो डिसीज़ होगा उस पे और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उनके रिस्पॉन्स पे प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है. नेक्स्ट अगर हम निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला साइन एंड जो सिम्टम्स होगा वो शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होगा. ये शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ क्यों होता है, ये जो लंग्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन कंडीशन होता है
उसकी वजह से जो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होती है उस तो जो गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड होगी, उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होने लगता है। देन जो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, डिस्निया जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा किस वजह से होता है? ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस विद इन द लंग्स। इन्फ्लामेशन एंड लंग्स के अंदर म्यूकस एक्सेसिव मात्रा में प्रोडक्शन होने की वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। नेक्स्ट है फीवर ड्यू टू द इन्फेक्शियस प्रोसेस, जो हमारा फीवर एंड चिल्स भी होगा पेशेंट को, ये किस वजह से होता है? हमारे जो इन्फेक्टियस प्रोसेस की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा होगा जो चिल्स होगा वो इंक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी, जैसे बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्वेटिंग भी होने लगती है, तो इस स्वेटिंग की कंडीशन भी निमोनिया में होता है। नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स होता है, कफ होगा। कफ क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द म्यूकस प्रोडक्शन एंड इरिटेशन ऑफ द एयरवे, इसकी वजह से हमारा कफ का प्रोडक्शन एक्सेसिव होने लगता है। नेक्स्ट जो क्रैकल साउंड्स होता है, कई बार मैंने इसका डिस्कशन किया, तो क्रैकल साउंड्स भी हमारे इस निमोनिया कंडीशन में होगा। वो क्यों होता है? एल्वेलियोलर स्पेस एंड स्मॉलर एयरवे होने की वजह से क्रैकल्स साउंड आते हैं। नेक्स्ट हमारा रोंकाई ड्यू टू द म्यूकस इन एयरवे, वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन विद इन द लार्जर एयरवे। वीजिंग साउंड भी होगा और रोंकाई कंडीशंस भी होंगी, और ये इसलिए होगा कि जो एयरवे में हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे उनमें होगा डिस्कलर्ड पोजीशन, यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन भी हो सकता है। एंड साथ में क्या क्या हो सकता है? डिस्कलर्ड पॉसिबली ब्लड टाइंड स्पुटम ड्यू टू द इरिटेशन इन द एयरवे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इन्फेक्शन। जो हमारा स्पुटम होगा उसमें ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है, और वो डिस्कलर भी हो सकता है, और साथ में जो फाउल स्मेल भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट ट्रैकीकार्डिया की भी जो कंडीशंस हैं वो भी हो सकती हैं। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स में ट्रैकीकार्डिया होगा, ट्रैकीपनिया भी हो सकता है। वो इसलिए होता है बॉडी अटेम्प्ट टू मीट द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिमांड को कंटिन्यूसली बनाने के लिए ट्रैकीकार्डिया और ट्रैकीपनिया की कंडीशंस भी बॉडी में होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेन और रिस्पिरेशन ड्यू टू द प्लूरिक इन्फ्लामेशन। पेन भी हो सकता है, और यानी जो रिस्पिरेशन होंगे, सांस लेने में भी पेन का अनुभव होगा, बिकॉज ऑफ द जो प्लूरल कैविटी होगी वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, प्लूरल इफ्यूज़न की वजह से हो सकता है, एटलैक्टेसिस डेवलपमेंट की वजह से भी ये हमारा जो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के टाइम पे पेन होगा। नेक्स्ट हेडेक हो सकता है, मसल्स एची हो सकता है, जिसको मेडिकल टर्म में माइल्गिया बोलते हैं, जॉइंट्स पेन भी हो सकता है, नॉइजिया में भी प्रेजेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। नॉइजिया के साथ साथ जो हमारा इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से होंगे और उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में एक शैडो भी दिख सकता है, जो कि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम जो टेस्ट कराएंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए, वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे, जिसमें से हम जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होगा उसका पता लगा पाएंगे, और उसके अनुसार हम एंटीबायोटिक भी चला पाएंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट यानी जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा वो हमारा CBC कराएंगे। CBC में कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, उनमें से जो WBC होगा वो स्लाइटली एलिवेटेड भी दिख सकता है। नेक्स्ट हम पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करेंगे, जिसकी वजह से लो ऑक्सीजन जो सैचुरेशन होगा वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा वो ABG एनालिसिस करवाएंगे। ABG एनालिसिस में क्या होता है कि आर्टीरियल जो ब्लड गैस होगा वो हमारा लो ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को एलिवेट शो करेगा, जिसकी वजह से ABG एनालिसिस से ये चीज़ें पता की जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ द जो निमोनिया होगा, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन की जो सप्लीमेंट होगी
बॉडी नीड्स को बराबर रखने के लिए तो ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में हमारा जो स्पुटम जो कल्चर होगा तो स्पुटम कल्चर वाइज हम कौन सा ऑर्गेनिजम्स है उसके अनुसार हम एंटीबायोटिक चलाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एड नीडेड। इट मीन्स कि अपना नीड के अनुसार ऑक्सीजन भी देंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में कौन कौन सी इंक्लूड किया जा सकता है? एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लारिथ्रोमाइसिन हो गया, फ्लोरोक्विनोल्स हो गया जैसे कि हमारे लीवोफ्लॉक्सासिन, मैक्सीफ्लॉक्सासिन, एंड बीटा लैक्टामिन्स में जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्लाविनेट एंड सेफोटैक्सिम भी दिया सकता है, सेफ्रोक्सोन दिया सकता है, सेफ्रोक्सिम दे सकते हैं, एक्जिटिल दे सकते हैं, सेफ्रोक्सिम एक्जिटिल एंड सिफोडॉक्सिम, एम्पिसिलिन, सल्बेक्टम और कीटोलिट। तो इतनी मेडिकेशंस हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिज़म वाइज जैसे स्पुटम एंड कल्चर टेस्ट कराए हैं उसके अनुसार हम इनमें से कोई एंटीबायोटिक जो सूटेबल होगी उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस भी दे सकते हैं जब हमारा फीवर जो बॉडी टेम्परेचर 101 से ऊपर हो जाए। इनमें आइबुप्रोफेन शामिल है और एसिटामिनोफेन भी दे सकते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर्स देंगे जिसमें एयरवे ओपन किया जा सकता है। उनमें से एल्बेट्रॉल दे सकते हैं, मेटाप्रोट्रॉल दे सकते हैं, लेवोबिट्रॉल दे सकते हैं और जो इन्हेलर एजेंट्स होते हैं उनको भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो फ्लूइड इनटेक होगा उसको इंक्रीज़ करेंगे। वो इसलिए करते हैं कि जो फ्लूइड का जो सिक्रेशंस होता है जो हमारा सिक्रेशंस होगा तो उसको लूज़ करने के लिए, और जो डिहाइड्रेशन होता है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड का इंटेक बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेशेंट को कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे कि हाउ टू यूज़ इंसेंटिव स्पायरोमीटर एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करेंगे और प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। सो व्हाट आर द नर्सिंग डायग्नोसिस? फर्स्ट होता है रिस्क फॉर एस्पिरेशन, देन नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होता है एम्पेयर्ड वेंटिलेशन, नेक्स्ट होता है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो ये 3 प्रकार के नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे। उनमें नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या किए जा सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ द मॉनिटर रेस्पिरेशन रेट, एफर्ट, यूज ऑफ एक्सेसरीज मसल्स, स्किन कलर एंड ब्रीथ साउंड। यानी जो नर्सिंग पर्सनल का जो मेन रोल होगा रिस्पिरेशन का रेट, एफर्ट और एक्सेसरीज मसल्स, स्किन कलर, ब्रीथ साउंड, इन सारी चीज़ों को लगातार मॉनिटर करते रहना है। देन नेक्स्ट जो हमारा नर्सिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो फ्लूइड इनटेक को हमारा रिकॉर्ड रखना है प्रॉपर तरीके से, यानी आउटपुट और इनपुट इनको कंटिन्यूसली डिहाइड्रेशन के साइन को चेक करने के लिए इनको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हम रिकॉर्ड स्पुटम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंजेस इन कलर, अमाउंट एंड कंसिस्टेंसी। यानी जो स्पुटम होगा, स्पुटम के कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि कलर, अमाउंट एंड कंसिस्टेंसी, इनको भी रिकॉर्ड करके रखना है। देन प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ द स्पुटम, स्पुटम को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज भी करना है बिकॉज ऑफ उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत होता है कि किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे इन्फेक्शन जाने के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन टू द पेशेंट, यानी पेशेंट को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जिसमें से पेशेंट को बताना है कि एडिक्वेट मात्रा में फ्लूइड लेना है, जैसे कि लगभग 3 से 4 लीटर पर डे लेना है जो फ्लूइड, वो इसलिए बिकॉज ऑफ द फ्लूइड लॉस होगा उसको मेंटेन करने के लिए, और साथ में और भी फ्लूइड लॉस के अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हमारा सीक्रेशंस को लिक्विफाई करने के लिए, तो फ्लूइड इनटेक के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ द इंसेंटिव स्पायरोमीटर, यानी इंसेंटिव जो स्पायरोमीटर दिया गया पेशेंट को उसको यूज़ करने के बारे में बताना है। सो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे निमोनिया के बारे में। कल एक नया टॉपिक और चैप्टर डील करेंगे। सो थैंक्स।